दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल के इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल की ताकत। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह की है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। विशालगढ़ की ओर तेजी से अग्रसर बाकेलाल और विक्रम सिंह उस रात्रि विश्राम के लिए एक वृक्ष पर ही मचान बनाकर निद्रा मग्न हो गए थे। किंतु आधी रात्रि के समय एकाएक बाकेलाल की निद्रा टूट गई और ये विशालकाय बिच्छू कहाँ से आ गया, और ये तो महाराज की ओर बढ़ रहा है। शुक्र है मेरी तरफ नहीं बढ़ा। मैं हूँ झूम 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 झुमरू, फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, मैं तो प्यार से डंक चुभोता चला। अब आएगा मजा। मोटा कुंभकर्णी निंद्रा में है और ये बिच्छू तो इसे काटे ही काटे, और मैं मोटे को नींद से जगाऊं मेरे ठेंगे से। बिच्छू, हाँ बिच्छू, ये बिच्छू इसे काट खाएगा। बाकेलाल उठो बाकेलाल, ये क्या बड़बड़ा रहे हो उबासी। आए, ओह, तो क्या मैं सपना देख रहा था? हाय, ये तो सुबह हो गई। बाकेलाल, हमारी सुबह तो तब होगी जब हम विशालगढ़ पहुंच जाएंगे, और मेरी उस दिन, जिस दिन वो सुंदर दृश्य मेरी आंखों के सामने से होकर गुजरेगा। इसी के साथ दोनों वृक्ष से नीचे उतर आए। वृक्ष से उतर कर अभी थोड़ी ही दूर पहुंचे होंगे दोनों की। आहा महाराज, वो देखिए। ओह बाकेलाल, वो देखो। चलो पहले वही देख लेते हैं जो आप दिखा रहे हैं। ओह, ये तो कोई ऋषि है। बाकेलाल, मुझे तो ये कोई बहुत पहुँचे हुए महात्मा लग रहे हैं, हमें इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और विक्रम सिंह के मुंह से ये सुनते ही बाकेलाल को याद आ गए अपने पूर्व अनुभव। इन ऋषि मुनियों के शाप के कारण ही हम आज दर दर भटक रहे हैं, और ये ऋषि तो मुझे शक्ल से ही क्रोधी लग रहा है। ना बाबा ना, मैं तो इन ऋषियों से अब दूर ही रहूंगा। और महाराज, मैं तो पहले पेट भर के फल खाऊंगा, और जब ऋषि महाराज की तपस्या भंग हो जाएगी आशीर्वाद लेने पहुंच जाऊंगा। ठीक है बाकेलाल, किंतु मैं तो ऋषि महाराज का आशीर्वाद लेकर ही मुंह जूठा करूंगा, और तब तक मैं सारे फल जूठे कर दूंगा। बाकेलाल वृक्ष से तोड़ तोड़ कर फल खाने लगा, और विक्रम सिंह जुट गए ऋषि की सेवा शुश्रूषा में। वाह, साधु सन्यासियों की सेवा से बढ़कर कोई सुख नहीं है। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। तभी तड़ाक, ओम, आह, और टूट गई ऋषि बाल ब्रह्मचारी की तपस्या। साफ दे दूंगा, किसने मारी मुझे गुठली? मैं वो महाराज। नहीं, तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम बहुत देर से मेरी टांगें दबा रहे हो, और इसलिए तपस्या मैंने कुछ देर बाद भंग करी। ग्रर। क्रोधित ऋषि ने इधर उधर निगाहें दौड़ाई तो ओह, वो रहा वो शैतान मानो, जो बंदरों की तरह वृक्ष पर चढ़ा ताकत के फल खा खा कर गुठलियां इधर उधर उछाल रहा है। वो बाकेलाल है ऋषि महाराज, और मेरा साथी। खाए जाओ खाए जाओ, मजा तो तब आएगा जब ऋषि विक्रम सिंह को कोई शाप दे देगा। ओह, मैं बाकेलाल को शाप देता हूँ कि ताकत के जितने फल बाकेलाल ने खाए हैं उनकी ताकत बाकेलाल के शरीर में तो दिखाई पड़ेगी, लेकिन उसका शरीर फुस्सी ही बना रहेगा, और उस वृक्ष के सभी फल भी विषैले हो जाएंगे। अब जो भी उन्हें खाएगा वो बूढ़ा हो जाएगा। अब ये फल किसी को नहीं ललचाएंगे, और जो भी यहाँ पहुँचेगा वो सीधे आकर मेरे पांव दबाएगा। महाराज, बाकेलाल पर रहम कीजिए। अगर वो तुम्हारा साथी ना होता तो हम उसे जलाकर भस्म कर डालते। हाँ, तुमने हमारी जो सेवा की है उसका फल भी हम तुम्हें जरूर देंगे। ये लो, इस फल को तुरंत खा लो। इसके फलस्वरूप तुम किसी की ताकत के मुकाबले में पराजित नहीं होगे। कचर कचर, जैसी आपकी आज्ञा ऋषि महाराज। और ऋषि ने विक्रम सिंह को वो अवधि भी बता दी जब तक कि उस वरदान का असर कायम रहना था। उसके बाद ऋषि बाल पुनः तपस्यारत हो गए, और
बाकेलाल को सांप के विषय में बताया तो वो बहुत दुखी होगा। अरे महाराज, आप आशीर्वाद ले आए हो तो ऊपर आकर फलों का आनंद लीजिए। और फल हैं अब ऊंचाई पर, जहां पहुंचने से पहले विक्रम सिंह के बोझ तले कोई ना कोई टहनी जरूर दम तोड़ जाएगी और फिर आऊं। और बाकेलाल पके फल के समान नीचे आ पड़ा। टपाक। मर गया। बाकेलाल, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? महाराज, बाकेलाल ने तो इससे भी बड़ी बड़ी चोट सही है, ये तो मामूली सी चोट है जो मुझे लगी ही नहीं। तभी जैसे चमत्कार हो गया। अरे बाकेलाल, तुम्हारा शरीर तो गामा पहलवान को भी मात करने लगा है। सच महाराज, मुझे भी अपने अंग प्रत्यंग में नई ताकत का एहसास हो रहा है। बाकेलाल, ये सारी करामात फल खाने से हुई है। देखिए महाराज, एक जोरदार सांस भरते ही मेरे शरीर की मांसपेशियां उभरकर गामा पहलवान को चुनौती देने लगी है। और तभी गामा तो मेरा ही नाम है, ये मानो मुझे चुनौती देने की सोच रहा है। अगले ही पल क्रोध से भरकर गैंडे ने बांकेलाल को जड़ दी एक टक्कर। मरा। और दे गामा को चुनौती। बांकेलाल को भी आ गया ताव और इस बार पलटकर आते गैंडे को थाम लिया बांकेलाल ने। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैं उसे उठाकर फेंक दूंगा। बांकेलाल अपनी ताकत की असलियत नहीं जानता। उफ, मुझे ही कुछ करना होगा, वरना गैंडा बांकेलाल की हड्डियां गिन देगा। विक्रम सिंह ने चुपके से गैंडे के पेट में जड़ा वो शक्तिशाली घूसा। मेरे बांकेलाल पर अपनी आंखें टेढ़ी मत करियो रे गैंडे। धाड़। और ऋषि बाल के फलस्वरूप विक्रम सिंह के एक ही घूसे की चोट से गैंडा धराशायी होकर लुढ़क गया। ओह, अभी तो मैंने इसकी थूथनी ही पकड़ी थी, उठाकर पटकने से पहले ही निकल गए इसके प्राण तो। आह! प्रसन्नता से उछल पड़ा बांकेलाल। याहू महाराज, मैंने गैंडे को केवल छूकर परास्त कर दिया। हाँ बांकेलाल, मुझे तुम पर और तुम्हारी ताकत पर नाज है, किंतु अब आगे बढ़ना चाहिए। काश महाराज, मैं इस गैंडे की खाल को भी अपने साथ ले जा पाता। बेचारा बांकेलाल। उसी समय उस वन से गुजर रहा था राजा का रथ। राजा अक्कड़ बक्कड़ जिंदाबाद। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। भागा रे भागा। बस कीजिए महाराज, और गुलगुली मत कीजिए, मेरे दांत बाहर गिर जाएंगे। और तभी अरे, ये क्या? ये तो हमारे घोड़े ही हमारे रथ से निकलकर भाग गए। ओह, घोड़े रथ से निकल भागे। उफ, जान परा बनी है, मगर ये कमबख्त हंसी रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही है। महाराज, गुलगुली भी तो बहुत जोर ही करते हैं। अरे कमबख्त, रुक जा। हिंद मेरी है, नहीं मेरी है। पकड़ो घोड़ों को। आ बचाओ। और इधर घोड़े की उस भागम भाग का कारण सामने था। हिंद, मैं हूँ रेखा घोड़ी। तुम दोनों में से जो भी मुझसे शादी करना चाहता है वो मेरे पिताश्री से आकर मेरा हाथ मेरा मतलब मेरा खुर मांग ले। हिंद हिंद रेखाओं रेखा, जब से तुम्हें देखा चना दाना जारा दुश्वार हो गया। मैं घोड़ा था काम का बेकार हो गया। मैं आज ही अपने पिताश्री को लेकर तुम्हारे पिताश्री से मिलने आता हूँ। हिंद। तभी वहां पहुंचे सैनिक पहुंच गए और उन्होंने फौरन जकड़ ली घोड़ों की लगामें। चलो निर्लजो, महाराज से नमक हरामी करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? चले थे मुझसे शादी करने, ये मुंह और चने की दाल। हिंद, इन्हीं कोड़ों के डर से तो मैं किसी घोड़ी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। सड़क सड़क। जबकि उधर, हाय मर गया रे। अरे कमबख्त सैनिकों, कहाँ चले गए? हमें रथ के नीचे से बाहर क्या यमराज स्वयं आकर निकालेंगे? महाराज, सैनिक जरूर घोड़ों को पकड़ने गए हैं। जब तक सैनिक नहीं लौट आते हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलते हैं। हाय मेरी कमर। उफ,
रुक ही नहीं रही हंसी, बल्कि महाराज का थोबड़ा देखकर और तेज हो रही है। आह, कमर रे। गुर्र। चुप हो जा कोचवान के बच्चे, हंसी को लगाम दे वरना बाल नोच कर गंजा कर दूंगा। तभी बाकेलाल और विक्रम सिंह उधर से गुजरे। अरे बाकेलाल, वो देखो, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। ओह, लगा तो ये कोई राजा रहा है, मगर शायद इसके पास घोड़े नहीं होंगे और रथ ये खुद चलाने की कोशिश कर रहे होंगे। ओह, जल्दी करो, मैं इस जगह का राजा हूँ, राजा अक्कड़ बक्कड़। हमें इस मुसीबत से निकालो। आप चिंता ना करें महाराज, बांकेलाल इस रथ को अपनी केवल एक उंगली से उछाल फेंकेगा। ओह, बांकेलाल की ये चेष्टा निश्चित ही असफल होगी। ओह, मैं जितना हंसी रोकने की चेष्टा करता हूँ, कोई ना कोई आकर मुझे फिर हंसा देता है, जैसे अब ये बांकेलाल। बांकेलाल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। हिया। ठीक उसी समय विक्रम सिंह रथ के दूसरी ओर जा पहुंचा और बांकेलाल की चेष्टा को सफल बनाने के लिए मुझे दूसरी ओर से रथ को खींचना पड़ेगा। और इस प्रकार प्रत्यक्ष बांकेलाल ने रथ को राजा अक्कड़ बक्कड़ एवं उसके सैनिक के ऊपर से हटाने में सफलता प्राप्त की। उफ, बड़ा ही भारी रथ है। हम, सचमुच भारी है रथ। हम, अब जाकर रुक रही है मेरी हंसी। देखा महाराज, मेरी ताकत का कमाल। अरे वाह, ये बांकेलाल तो कमाल का आदमी है। और फिर प्रसन्नता से कूद पड़ा राजा अक्कड़ बक्कड़। मिल गया, मिल गया, याहू। बांकेलाल, मैं तुम्हें अपने राज्य देवनगर की ओर से भारोत्तोलन प्रतियोगिता में शामिल होने का निमंत्रण देता हूँ। किंतु किंतु महाराज, पहलवान गारा सिंह का क्या होगा? बांकेलाल की खोज के पश्चात हमें अब गारा सिंह की क्या आवश्यकता है? वाह, क्या डोले हैं। किंतु महाराज, कुछ हमें भी तो बताइए कि ये गारा सिंह कौन है और कैसी प्रतियोगिता हो रही है आपके राज्य देवनगर में। मैं तुम्हें विस्तार से सब कुछ बताता हूँ। सुनो, मैंने देवनगर में एक भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें कई राज्यों के नामी गिरामी पहलवान हिस्सा लेने के लिए देवनगर में पहुंच चुके हैं। जैसे मच्छर पहलवान ही जीतेगा ये प्रतियोगिता। इस बार का खिताब चड्डी पहलवान के नाम। सीकड़ी पहलवान के आगे भला कौन टिकेगा? तमगा पहलवान, मैं तो कई दिनों से जंगल पानी भी नहीं गया, ताकि जितना खाता हूँ उतना ही निकल न जाए और ताकत बनी रहे। किंतु मेरे लिए बड़े खेद का विषय था कि मेरे राज्य में आयोजित इस प्रतियोगिता में मेरे राज्य का कोई भी पहलवान हिस्सा नहीं ले रहा था। महामंत्री महामंत्री मूछ के बाल, ये बड़े शर्म का विषय है कि हमारे इतने बड़े राज्य में एक भी पहलवान ऐसा नहीं जिसे हम अपनी ओर से इस प्रतियोगिता में शामिल कर सकें। जी हाँ महाराज, हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जल्दी से खड़े होकर कहा सेनापति बदला सिंह ने। किंतु महाराज, गारा सिंह है तो सही। सेनापति बदला सिंह, हम गारा सिंह जैसे घमंडी पहलवान को अपनी ओर से इस प्रतियोगिता में शामिल करना नहीं चाहते। राजा के बच्चे, दाल दाल कच्चे, अगर तूने ऐसा किया तो मैं तेरा तख्ता पलट दूंगा। महामंत्री मूछ के बाल अत्यंत गंभीर थे। किंतु महाराज, जब राज्य में कोई और पहलवान नहीं है तो फिर हमें गारा सिंह के ही इस प्रतियोगिता में शामिल करना होगा। शायद आप ठीक कहते हैं महामंत्री जी, किंतु महाराज, गारा सिंह की शर्त के मुताबिक वो तभी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा जब आप स्वयं अखाड़े में जाकर उसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को निमंत्रित करेंगे। ठीक है, हम स्वयं वहां जाएंगे और हम गारा सिंह को इस प्रतियोगिता में शामिल होने का निमंत्रण देने ही जा रहे थे कि चमत्कारी ढंग से तुमसे मुलाकात हो गई। बोलो बाकेलाल, क्या तुम इस प्रतियोगिता में भाग लेने को तैयार हो? इस प्रतियोगिता में देवनगर के पहलवान को विजेता बनने पर 5 हाथी, 10 घोड़े, एक शानदार रथ, स्वर्ण मुद्राएं, हीरे पन्ने और 2 सप्ताह तक शाही मेहमान का दर्जा प्राप्त होगा। और हारने पर 5 सूअर, 10 झाड़ू, 2 कचरा गाड़ी, 50 कोड़े, जूतों का हार, मुंह काला करके गधे की सवारी और सफाई कर्मचारी का गौरव प्राप्त होगा। ये सुनते ही लार टपकने लगी बाकेलाल की और बाकेलाल इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लेगा महाराज। तभी महाराज, हम घोड़े को पकड़ लाएं। महाराज को रथ के नीचे से किसने निकाला? ओह, जल्दी से उन्हें वापस रथ में जोड़ो।
अब हम वापस महल जाएंगे। और फिर सर पर दौड़ पड़ा रथ। बाकेलाल, जब तक रथ महल पहुँचे, आओ हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलते हैं। क्यों नहीं महाराज, ज़रूर। और विक्रम सिंह जी, आप मेरे साथ चिड़िया उड़ी खेलो। ठीक है। उधर एक नकाबपोश घुड़सवार घोड़े से उतरकर अखाड़े की ओर बढ़ा। गारा सिंह को बताना जरूरी है। गारा सिंह के सामने जैसे ही नकाबपोश ने अपनी नकाब उल्टी, अरे सेनापति जी, आप यहाँ अचानक? हाँ गारा सिंह, महाराज को पहलवान मिल गया है और अब प्रतियोगिता से तुम्हारी छुट्टी समझो। क्या? कौन है वो जिसकी मौत मेरे हाथों होनी निश्चित हो गई है? उसका नाम बाकेलाल है। कड़ कड़। गाड़ा सिंह, मैंने अपनी मित्रता का फर्ज निभाते हुए तुम्हें प्रतियोगिता में शामिल कराने की जो चेष्टाएं की थी वो सब व्यर्थ ही चली गई। सेनापति, मैं भी देखूंगा कि वो पहलवान प्रतियोगिता में कैसे शामिल हो पाता है। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ गारा सिंह, आखिर हम बचपन के मित्र हैं। उधर बाकेलाल अभ्यास में जुट गया। ओह, इनमें से सबसे अधिक वजन यही है और मैं इसी से अपना अभ्यास शुरू करता हूँ। लेकिन ये क्या? उफ, ये तो हिलता ही नहीं। और मैं समझ रहा था कि इतना वजन तो मैं उठा ही लूँगा। कोई देख तो नहीं रहा मुझे? और तब बाकेलाल ने उससे आधे वजन को उठाने की चेष्टा की, मगर मेरी ताकत को क्या हो गया? मुझसे तो ये भी नहीं उठ रहा। और तब मुश्किल से उठा पाया बाकेलाल ये वजन। उफ, हफ। अब पता चली बाकेलाल को अपनी असलियत। लगता है उन फलों की ताकत का असर समाप्त हो गया है और अब तो इतना भी समय नहीं है कि मैं वहां जाकर और फल खाऊं, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों के मुताबिक अब कोई भी प्रतियोगी प्रतियोगिता खत्म होने तक कहीं नहीं जा सकता। अब क्या होगा अगर किसी ने मुझे इतने से वजन के साथ कसरत करते देख लिया तो क्या होगा? इस समस्या का कोई हल निकालना ही पड़ेगा बेटा बाकेलाल। और ना जाने कैसे आगंतुक प्रतियोगियों में सर्वाधिक चर्चा फैल गई थी बाकेलाल की, इसलिए चोरी छिपे उसके अभ्यास का ढंग जानने को हर कोई बेचैन था, जबकि बाकेलाल खुद भी व्यस्त था अभ्यास में। ओह, मेरा शक ठीक निकला। अन्य पहलवान चुपके चुपके मुझे अभ्यास करता हुआ देख रहे हैं। इसी आशंका को देखते हुए मैंने भी भारी भरकम दिखाने वाले ये गत्ते के वजन बनाए हैं ताकि इन पर रौब पड़ सके। उफ, बहुत हल्का है, थोड़ा वजन और बढ़ाना होगा। अरे बाप रे, ये बाकेलाल तो जीते ही जीते। और फिर आधी रात को जब चारों ओर शांति छा गई थी, बेटे बाकेलाल, अभ्यास से सब कुछ संभव है और मौजूदा परिस्थितियों में मैं केवल रात्रि को ही अभ्यास करने को विवश हूँ। इस प्रकार एक अंधेरे कोने में बाकेलाल जुट गया अभ्यास में। हफ, हफ। अब तो प्रतियोगिता होने तक इसी तरकीब से ही काम करना होगा। इधर विक्रम सिंह को भी राज मेहमान घोषित करने के बाद महल में ही एक कक्ष दे दिया गया था, जबकि इसी समय बाकेलाल के कक्ष के बाहर अब देखूंगा कि बाकेलाल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कैसे शामिल होता है, क्योंकि ये छुरा बाकेलाल को अब पहुंचा देगा सीधे नरक। हिया फुस। ये तो चीख भी ना सका, केवल फुस होकर रह गया, यानी कोरी हवा ही भरी थी इसमें तो। और महाराज ने इसे चुन लिया था प्रतियोगिता के लिए। और फिर बाहर कोई आहट पा गारा सिंह तेजी के साथ बाहर निकल गया। और वो आहट थी बाकेलाल के कदमों की। परसों मुकाबला होना है, लेकिन कल की रात मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है। आह, कसरतों से मेरा जोर जोर दर्द कर रहा है, पर शुक्र है कि किसी ने मुझे छिपकर कसरत करते नहीं देखा। और अरे ओह, ये क्या? छुरा तो सीधे मेरे पेट में धंसा हुआ है। मेरा मतलब कि अगर मैं यहाँ होता तो छुरा मेरे पेट में होता। और कुछ सोचकर बाकेलाल के रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन दौड़ गई, यानी कि मुझे किसी ने छुरा मारकर कत्ल करने की कोशिश की है।
और मैं सौभाग्य से बच गया। अगले दिन जब बाकीलाल ने रात्रि की घटना के विषय में राजा अक्कड़ बक्कड़ को बताया तो ओह, ना जाने किसने ये दुस्साहस किया है। सेनापति बदला सिंह आज रात बाकीलाल के खेमे पर 4 पहरेदार पहरा देंगे, और ये भी ध्यान देना होगा कि कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल ना खेले। मर गए, अगर सैनिक पहरे पर बैठे रहें तो मैं वो काम कैसे कर पाऊंगा। जी महाराज, गारा सिंह को उसकी इस नाकामयाबी की सूचना तुरंत पहुंचानी होगी। और हाँ महाराज, मेरे खेमे में चूहे बहुत हैं, मुझे एक चूहेदानी चाहिए। तुम्हें चूहेदानी अवश्य मिल जाएगी बाकीलाल। और यह सुनते ही गारा सिंह का दिमाग भग से उड़ गया। क्या? ओह, तभी तो मैं सोच रहा था कि खून क्यों नहीं निकला। तो फुस की वो आवाज़ तकिया फूटने की थी। हूँ, कल तो वह किस्मत से बच गया, लेकिन आज की रात काम खतरे का है गारा सिंह। आज बाकीलाल के खेमे पर 4 पहरेदार पहरा देंगे, और उस रात कान खोलकर सुन लो, बाकीलाल के खेमे से कोई कहीं नहीं जाएगा। नगर में खूबसूरत कन्याओं की जो नौटंकी आई हुई है, खबरदार कोई उसे देखने का लालच ना करे। नौटंकी? खूबसूरत कन्याएं? जी सेनापति जी। इधर बाकीलाल चादर तान कर सो गया। ये तो सो गया, और मुझे तो जागते हुए भी नौटंकी की खूबसूरत कन्याओं को ही सपने आ रहे हैं। मुझे भी, हमें भी। तो फिर क्या सोचा, बाकीलाल तो खर्राटे भर रहा है। चलो चुपचाप नौटंकी देखकर वापस पहरे पर लौट आते हैं। ठीक है चलो, लेकिन अगर पीछे से कोई अनहोनी हो गई तो? आधी रात तक कोई नहीं आया तो अब क्या आएगा। मैं जानता था कि सेनापति द्वारा दिया गया नौटंकी देखने का लालच इन्हें रोक नहीं पाएगा। और इस बार चीख भी उभरी और खून से भी नहा गया चाकू। छुरा मार दिया। चीख और खून यानी मामला खल्लास। लेकिन इसे ये पता कैसे चला कि मैंने इसे छुरा मारा है? वो ऐसे प्यारे लाल कि मैं यहाँ खाट के नीचे छिपा हुआ हूँ, तेरी खाट खड़ी करने का इंतजार कर रहा था। तो फिर वो खून और चीख की आवाज़। वो चीख की आवाज़ तो बेटे मेरी ही थी, लेकिन वो खून था उन चूहे का जिन्होंने मैंने इस तकिए में बंद कर दिया था। खतरे का आभास होते ही गारा सिंह ने वो मटका उठाकर बाकीलाल पर दे मारा। बच बेटा बाकीलाल, योजना विफल, तुरंत भाग निकलने में ही भलाई है। अगले ही पल गारा सिंह ये जा और वो जा, ओह कमबख्त, भाग गया। लेकिन यह पहरेदार सैनिक कहाँ गए? बाकीलाल ने इधर उधर देखा। यहाँ तो एक भी सैनिक पहरे पर नहीं है। अगर मैं इन पहरेदारों के भरोसे रहता तो आज जरूर मारा जाता। लेकिन बेटे बाकीलाल, तेरे लिए ये सुनहरा अवसर है। चल शुरू कर दे अपना काम। और इस बात पर मेरे सैनिकों से भी नाराजगी दूर हुई। ना जाने कौन सा काम करने जा रहा था बाकीलाल। और फिर अपना वो काम करके प्रतियोगिता स्थल से लौटते समय, चलो मेरा काम तो हो गया, अब देखूंगा कि सुबह विजेता कौन बनता है मेरे अलावा। किंतु बाकीलाल की निगाहों में ना आ सके वो चारों पहरेदार। ये बाकीलाल यहाँ प्रतियोगिता स्थल पर क्या करने आया था? अपनी जुबान बंद रखो। अगर हमने किसी से कुछ कहा तो ये भेद खुल जाएगा कि हम रात में बाकीलाल के खेमे पर पहरा देने की बजाय प्रतियोगिता स्थल पर कैसे पहुँच गए। अगले दिन था मुकाबले का। मुकाबला शुरू करो। मुकाबला मुकाबला मुकाबला। मुकाबले में हिस्सा लेने आए सभी पहलवान भी आ पहुंचे मंच पर। बाकीलाल के रहते प्रतियोगिता में हमारी जीत असंभव है। एक बार प्रतियोगिता शुरू होने दो फिर पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा, यानी बाकीलाल। मन ही मन बेहद प्रसन्न था बाकीलाल। फिर वहां पहुंचे राजा अक्कड़ बक्कड़ और विक्रम सिंह। चिड़िया उड़ी खेल कर मजा आ गया, क्यों विक्रम सिंह जी? जी हाँ महाराज, इस खेल की यही विशेषता है कि जो मर्जी उड़ाए जाओ। तब महामंत्री मूछ के बाल, प्रतियोगिता आरंभ हो। जी हाँ महाराज, और सबसे पहले आ रहे हैं मछेड़ा राज्य के मच्छर पहलवान। मैं इस वजन को अपनी एक उंगली से उठाऊंगा।
उठा, एक उंगली से, देखता हूँ कैसे उठाता है। और मच्छर पहलवान तो मच्छर ही निकला। ये छड़ कैसे टूट गया? कड़ाक। छड़ तो टूटेगी ही बेटे मच्छर, रात को मैंने इसे रेतने में बड़ी मेहनत की है। फिर आया तमगा पहलवान। दिल थाम कर बैठियो, इन्होंने भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बहुत से तमगे हासिल किए हैं और अब एक तमगा और बढ़ जाएगा मेरे सीने पर। लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाकर भी तमगा पहलवान हिला ना सका उस वजन को। उफ, ये उठ क्यों नहीं रहा? ये तमगा भी गया। मैंने इसका वजन जमीन से चिपका दिया है, 10 पहलवान मिलकर भी इसे नहीं उठा सकते। इधर राजा अक्कड़ बक्कड़ के चेहरे पर थी अपार चमक। विक्रम सिंह, मुझे लग रहा है कि हमारा बाकेलाल ही जीतेगा। जी हाँ महाराज, मुझे भी यही लग रहा है। और मुझे भी इसमें बाकेलाल का ही कोई चाल दिखती है। मुझे भी लगता है कि बाकेलाल यही गड़बड़ी करने प्रतियोगिता स्थल पर रात्रि को गया था और सीकड़ी पहलवान भी लुढ़क गया। मैंने इसके वजन की छड़ पर चिकनी मिट्टी लगा दी थी, जिससे कि छड़ उठाते ही इसको गिरना था। और अब आपके सामने है चड्डी पहलवान। अरे, चड्डी पहलवान कहाँ गया? चड्डी पहलवान यहाँ होता तब भी कुछ ना कर पाता, क्योंकि मैंने उसके वजन की छड़ पर खुजली की दवा मल दी थी। बाके, तेरी भी बुद्धि का जवाब नहीं। इधर चड्डी पहलवान का नाम आखिरी बार पुकारे जाते ही मैं आ गया, मैं आ गया, मेरी चड्डी का नारा टूट गया था। मैं उसे ही बदलने गया था, लेकिन इससे पहले कि चड्डी पहलवान वजन उठा पाता, मिल गई मुझे छी छी छी, मिल गई मुझे छी छी करने की जगह। अरे, पहले इस गंदगी को यहाँ से साफ करो। और गंदगी साफ करते समय ही साफ हो गई खुजली की दवा भी। और ये क्या, चड्डी पहलवान ने एक हाथ से अपना वजन उठा लिया। अरे, चड्डी पहलवान है मेरा नाम। उफ, उस कौवे मरे को भी अभी टपकना था। तालियों से गूंज उठा सभागार। चड्डी चड्डी, उफ, इसमें तो गजब की ताकत है। क्या बाकेलाल इसका मुकाबला कर पाएगा? और अब बारी थी बाकेलाल की। बाकेलाल, जीत के लिए तुम्हें उससे अधिक वजन उठाना होगा जितना चड्डी पहलवान ने उठाया है। मर गए। मैंने अपने वाला वजन घोड़ों द्वारा खींचकर रात्रि में ही बदलकर वहां गत्ते का वजन रख दिया था, मगर अब क्या होगा? वही हुआ जो होना था। ये तो मुझसे हिल भी नहीं रहा। बेटे बाकेलाल, फूट गई तेरी किस्मत। ये बाकेलाल तो फुस्सी निकला। विक्रम सिंह, हमारी नाक कटने में अधिक विलंब नहीं रह गया है। और तब महामंत्री को विजेता की घोषणा करनी ही पड़ी। भारोत्तोलन प्रतियोगिता का विजेता चड्डी पहलवान। और तभी चकरा कर गिर पड़ा चड्डी पहलवान। ये तो मर गया महाराज। तभी वहां प्रवेश किया राज ज्योतिषी श्री 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 अखंड आग बबुला ने। इसकी मृत्यु का कारण है कोप ग्रह योग में इसका विजेता होना। कोप ग्रह योग इसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हुआ। ओह, इसका मतलब है कि अगर हम विजेता बनते तो हमारी भी मृत्यु निश्चित थी। ओह बाके महाराज, अब समझ में आया कि बाकेलाल ने स्वयं भी ये प्रतियोगिता जीतने की चेष्टा क्यों नहीं की। क्या मतलब, क्या बाकेलाल को मालूम था कि ऐसा होने वाला है? और तब उन पहरेदार सैनिकों में से किसी ने कह सुनाया रात वाला किस्सा, जिसे सुन रहा था बाकेलाल भी। और तब, बाकेलाल, क्या यह सच है? जी हाँ महाराज, मुझ पर शिव जी की बहुत कृपा है और उन्होंने ही मुझे इस योग के होने की भविष्यवाणी की थी। इसलिए मैंने ऐसी चाल चली कि कोई भी प्रतियोगिता में कोप ग्रह योग टलने तक विजेता ना बने। फूटी किस्मत मेरी। और मैं भी तपस्यारत होने के कारण ये बता ना सका। आज बाकेलाल के कारण हमारे प्राण बच गए। ओह, मैं भी कहूँ कि आखिर वचन मुझसे उठ क्यों नहीं रहा। तब मेरे प्यारे बाकेलाल, आ गले लग जा। मोटा मुच्छड़ खुद तो मजे से वहां बैठा है और यहाँ फूट रही है मेरी किस्मत। और तभी राजा अक्कड़ बक्कड़ ने ऐलान किया, हमें चड्डी पहलवान की मृत्यु का सख्त अफसोस है। आज नगर में कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल नहीं खेलेगा।
किंतु साथ ही मैं प्रतियोगी को अपनी ताकत के प्रदर्शन का एक अवसर और देने का ऐलान करता हूँ। और यही अवसर था बाकेलाल के लिए भी। किंतु महाराज, इतनी जानें बचाने के लिए मैंने जो मेहनत की और मैंने जो मेहनत की उससे मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मेरी ओर से इस प्रतियोगिता में अब विक्रम सिंह जी भाग लेंगे। ओह, मगर मुझे कोई एतराज़ नहीं। अब फंसेगा मुच्छड़, आखिर इसकी भी तो कोई बेइज्जती हो। फिर शुरू हुई प्रतियोगिता। वाह, मच्छर पहलवान ने वजन उठाने का शानदार प्रदर्शन किया। वाह, अब आएगा मजा जब मोटा धड़ाम से नीचे गिरेगा। हिया, ये सारा चमत्कार है ऋषि बाल ब्रह्मचारी का वरदान का। सिंहासन से उछल पड़ा राजा अक्कड़ बक्कर। अरे, मैं तो खामखा ही चोटीलाल, मेरा मतलब बाकेलाल के पीछे पड़ा था। ताकत का असली बादशाह तो विक्रम सिंह है। याहू! गुर्र! इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाता है विक्रम सिंह को, क्योंकि इन्होंने सभी पहलवानों से अधिक वजन उठाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। फिर कौन पूछता बाकेलाल को, विक्रम सिंह, आज इस जीत की खुशी में हम सारा दिन तुम्हारे साथ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलेंगे। महाराज, एक बार चिड़िया उड़ी, तोता उड़ा, भैंस उड़ी भी खेलेंगे। वाह! और जब मिले बाकेलाल और विक्रम सिंह। महाराज, आपकी ताकत का क्या राज है? ऋषि बाल ब्रह्मचारी। और यही उचित अवसर जान विक्रम सिंह ने बाकेलाल को उसके सांप, वृक्षों के फलों के विषैले होने और अपने वरदान के विषय में बता दिया। ये सुनते ही बाकेलाल फिर वहां ना रुका और जा पहुंचा ऋषि के सामने। ऋषि के बच्चे, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अपना नाम भूल जाएगा। बाकेलाल ने एक लंबा डंडा ढूंढा और वो सांप ठीक ऋषि के सिर पर झूल रहा है, और अब मैं इसे इस बांस से ऋषि पर गिरा देता हूँ। ये ऋषि को डस लेगा, अब पता चलेगा बच्चों को। सांप ऋषि पर आ गिरा। अब भाग ले बेटा बाके, क्योंकि अभी अभी तो तुझे बदला लेना है राजा अक्कड़ बक्कड़ से भी, जिसने विक्रम सिंह के विजयी होने पर तुझे चोटीलाल कहा था। इधर ऋषि की तंद्रा भंग तुरंत ही भंग हो गई, और अचानक सर्प को रेंग कर एक तरफ जाते देख उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। ओह, पिछले 10 बरस की मेरी तपस्या आज सफल हो गई। ये तपस्या तभी पूर्ण होनी थी जब कोप ग्रह योग के तुरंत पश्चात कोई सर्प मुझ पर आकर गिरता। ओह, ये बाकेलाल के कारण हुआ है। बाकेलाल, मैं अब तुम्हारे लिए और कुछ तो नहीं कर सकता। हाँ, उस वृक्ष के फलों को पुनः ताकतवर बनाकर तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़कर यहाँ से गायब हो जाता हूँ। जबकि महल पहुँचने पर बाकेलाल को मिली वो सनसनीखेज खबर। बाकेलाल, तुम कहाँ चले गए थे? गारा सिंह ने अपनी विफलता से खिन्न होकर सेनापति और उसके सैनिकों के साथ नगर पर आक्रमण कर दिया है। क्या? ये तो खुशी की बात है। हुन की होगा। और ठीक इसी पल बन गई बाकेलाल की योजना। आप चिंता ना करें महाराज, इस समस्या का हल है उसी वृक्ष के फल। किंतु बाकेलाल, वे फल तो, उन फलों की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा महाराज। बाकेलाल विक्रम सिंह की बात बीच में काटकर जल्दी से कहता चला गया, जल्दी से वे सभी फल यहाँ मंगवा लें और सब मिलकर उन्हें तुरंत खा लें। तब तक मैं विक्रम सिंह के साथ आगे की योजना बनाता हूँ, और कुछ ही देर बाद जब फल आ गए तो खाओ और महल की ओर बढ़ते दुश्मनों का मुकाबला करो। कचर पचर खाओ, खूब खाओ, तब पता चलेगा जब सब फल खाकर बूढ़े हो जाएंगे। तभी वहां प्रवेश किया बांके और विक्रम ने भी। तभी महल पर धावा बोल दिया गारा सिंह, सेनापति बदला सिंह और उसकी सेना ने। पलट दूंगा आज मैं राजा का तख्ता। लेकिन महल में उसे उस आक्रमण का जवाब बड़ा ही जबरदस्त मिला। अरे ये क्या, इन पर तो हमारे शस्त्रों का कोई असर नहीं हो रहा है। क्यों गारा सिंह और सेनापति बदला सिंह, अब बोलो, तुम्हें मार दिया जाए या फांसी पर लटका दिया जाए, क्योंकि तुम्हें छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हिरासत में ले लो इन्हें। इस समय जान बचाने का यही एक रास्ता है कि चुपचाप खुद को महाराज के हवाले कर दें, शायद उनको हम पर रहम आ जाए। और एक झरोके से वो दृश्य देख रहे थे बाकेलाल और विक्रम सिंह। बाकेलाल, कमाल हो गया, राजा अक्कड़ बक्कड़ जीत गए।
वे फल तो सचमुच ताकत वाले थे। ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? महाराज, ये सब ऋषि बाल का ही प्रताप लगता है। विक्रम सिंह बाकेलाल के साथ तुरंत पहुंचे उस जगह। अरे, ऋषि बाल तो यहाँ नहीं है, लेकिन ये एक संदेश लिखा है तुम्हारे नाम। बाकेलाल, सांप को मुझ पर गिराकर तुमने मेरी तपस्या सफल बनाकर जो नेक कार्य किया है, उसके फलस्वरूप मैं तुम्हें ताकत से लदा ये वृक्ष भेंट में देता हूँ, जिसे मैंने ही विषैला होने का श्राप दिया था मुझे। मगर इस पर तो राजा के सैनिकों ने अब एक भी फल नहीं छोड़ा। हाय रे फूटी किस्मत! मुझे पता होता कि सांप ऋषि को डसेगा नहीं बल्कि उसकी तपस्या सफल कर देगा, तो मैं हरगिज भी ऐसा ना करता। और इस प्रकार एक बार फिर बाकेलाल को बर्दाश्त करनी पड़ी। वो, मेरे प्यारे बाकेलाल, मेरे चांद, मुझे तुझ पर नाज है। पुच्ची, चांद पर जो दाग है वो यही मोटा मुच्छर तो नहीं। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है बेचारा बाकेलाल। तब तक के लिए बाय।